नमस्कार दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका सब बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि ये होली आपके जो रंगों का त्यौहार है आपके जीवन में ऐसे ही रंग भरते रहे। आप सदा समृद्ध, सुखी और जो है स्वस्थ रहें और जो है ये जो है ऐसे ही जो है आपका जीवन जो है खुशीपूर्वक जो है बीते। तो मेरा नाम सुमित्रा है और जो है मैं आपके यहाँ साइंस के विषयों पर डील करता हूँ और जितनी भी एमडी क्लासेस की जो पीडीएफ फॉर्मेट है आपको एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर उपलब्ध हैं, वहाँ जाएं और जो है इसका लाभ उठाएं। ठीक है, साइंस के रिलेटेड जो है केमिस्ट्री के टॉपिक से जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बेसिक जो केमिस्ट्री का एटम और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है, परमाणु और जो है आणविक संरचना का जो अध्ययन है उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में ग्रुप डी के, और उसी से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो महत्वपूर्ण जो है सेलेक्टेड जो है 40 से 45 ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि जो है ठोस का जो है लिक्विड में बदल जाना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का जो है द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन तथा तरल पदार्थों का गैसों में वाष्पीकरण। ठीक है, तो सारी जो है ये पहला जो है ये भी आपका जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, गैसों का तरल पदार्थों में द्रवीकरण, ये भी एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है, हम ठंडा करके उसको द्रवीकृत कर देते हैं। तरल पदार्थों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भी एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आंसर सी आपका जो है यहाँ पे जो है एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको याद रखेंगे कि किण्वन एक तरीके का रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौतिक परिवर्तन सामान्य रूप से जो है हम उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें जो है पदार्थ का स्वरूप नहीं बदलता है, उसकी बस अवस्था ठोस, द्रव, गैस में बदलती है, पदार्थ का मूल स्वरूप नहीं बदलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कौन एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है? पहला ऑप्शन है ईंधन का दहन, अम्ल का जो है पानी का विद्युत अपघटन, अम्लीय पानी जो है एसिडिक वाटर का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण, और लौह जंग, पोटेशियम तार की चमक, इनमें से कौन जो है एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ईंधन का दहन जो है एक तरीके का रासायनिक अभिक्रिया होती है। अम्लीय पानी का विद्युत अपघटन जो है ये भी एक तरीके की रासायनिक अभिक्रिया होती है। और प्लेटिनम तार की चमक जो है ये एक भौतिक जो है भौतिक जो है फिनोमिना है, भौतिक अवधारणा है। तो ऑप्शन डी आपका जो है क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। बाकी तीनों की तीनों जो है ये क्या है, ये जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो है लोहे का जंग लगना। ठीक है, लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो किसका एक सामान्य उदाहरण है? किस चीज प्रक्रिया का एक सामान्य उदाहरण है? शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, एक्सोथर्मिक जो है चेंज होता है, एक्सोथर्मिक जिसमें जो है ऊर्जा जो है क्या होती है, बाहर निकलती है। हीट चेंज यानी कि जो है हीट में चेंज आना, परिवर्तन आना किसी के ताप में। और जो है केमिकल चेंज यानी रासायनिक जो है परिवर्तन। तो जो आपका जो है जंग लगना जो है कोरोजन जिसको कहते हैं, एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है जिसमें जो है FeO जो है फेरस का ऑक्साइड बनता है भूरे रंग का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे जल और जो है वायु की उपस्थिति में। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, इनमें से कौन एक जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन की क्रिया, क्रिस्टलीकरण, उदासीनीकरण और आसवन। ठीक है, इनमें से कौन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, फिनोमिना ऑफ केमिकल चेंज? सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन है डिस्टिलेशन। इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें जो है ये भी भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया भी एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है। आसवन भी एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, किसका, एसिड एंड बेस दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है।
ठीक है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए जो है हिंदी में अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, लवण बनता है और जल बनता है। तो इसको जो है याद रखेंगे, ये एक तरीके का रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं, इनमें से कौन जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अंडे का पकाना, यानी अंडे को जो है भूनना या तलना जो भी हो, आइस क्यूब का पिघलना, हमारे बर्फ का पिघलना, केक का पकना या पकाना, केले का सड़ना। ठीक है, जो रॉटनिंग ऑफ जो है बनाना, जो रॉटनिंग की प्रक्रिया होती है वो। ठीक है, अंडे का पकाना एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। आइस क्यूब का पिघलना यह एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है। तो ये ऑप्शन जो है आपका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक प्रक्रिया हुई है या नहीं? ठीक है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन और नॉट? ठीक है, इनमें से कौन जो है प्रक्रिया बताती है? नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो ऑल ऑफ दी एबव होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इन स्टेट, गैस उत्सर्जन यानी कि जो है गैस इमिशन, एंड रंग में परिवर्तन, जो है चेंज इन कलर। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सीधा सीधा जो है ऑल ऑफ दी एबव होगा। ये सभी एक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अलग अलग अभिक्रिया में अलग अलग चीजों को नोटिस किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन के जो है सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी डी दिख नहीं रहा है लेकिन लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दूध से दही का जो है बनना, यानी कि दूध का दही में बदलना, सूखी बर्फ का ऊर्ध्वपातन होना। ठीक है, पानी में रेत का घुलना। ठीक है, और पानी में चीनी का घुलना। एक रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रिया जो है क्या है? दूध से दही में बदलना। ठीक है, तो दूध से दही का बदलना जो है ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ जो है ऐसे पदार्थ में बदल जाते हैं जो अपने पूर्ववर्ती पदार्थ में वापस नहीं लौट पाते। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य जो है क्या है? सूचक है। तो ये भी याद रखेंगे कि दूध से दही जब बन जाता है, दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, सही कर लीजिएगा, वो भौतिक नहीं है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? ग्रेप्स फर्मेंटेशन, जो है अंगूर का किण्वन, फल का पकना यानी कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्फ का पिघलना। ठीक है, और दूध का दही में बदलना, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में अभी बताया गया है कि एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी फल का पकना, अंगूर का किण्वन जो है फर्मेंटेशन, ये सभी की सभी जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है आपका? कौन सा सिद्धांत कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान का उत्पादन या द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है लॉ स्टेटेड दैट द मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन? ठीक है, पहला जो है ऑप्शन है निरंतर अनुपात का नियम, विपरीत अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको जो है किसने दिया था? लेवासियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवासियर ने। याद रखेंगे, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, लेवासियर ने जो है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को दिया था, और ओस्टवाल्ड वगैरह के साथ याद रखेंगे इस बात को। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ऑप्शन डी इसमें जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण जो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है से मेल खाता है? कौन इसमें से जो है संतुलित रासायनिक अभिकरण जो है समीकरण से मेल खाने वाला? ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, विपरीत अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है क्या कहता है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं और रिएक्टेंट होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है ना, बिल्कुल इक्वल होता है। यानी कि
अभिकारी और उत्पाद, ठीक है, जो भी हमारी अभिकारी हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, और जो भी हमारा उत्पाद बन रहा है, उनके दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल समान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं या नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण से मेल खाता है। कौन संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो हमारी रासायनिक प्रक्रिया होती है उसके दौरान प्रतिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जो भी जो है हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्शन and reactants and products remains unchanged, what is called it? इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रिंसिपल एनर्जी कन्वर्सेशन, प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो ये वही हो जाएगा। द्रव्यमान जो है, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान जो है हमेशा संरक्षित रहता है, ना तो वो घटता है ना तो बढ़ता है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन तो करते हैं और जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का और जो है रिएक्टेंट का द्रव्यमान हमेशा जो है इक्वल रहता है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले जो है थोड़ा सा जो है ऑप्शन कट गया है, इसको कर देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपका क्या कह रहा है, किसने निश्चित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम ये कहा जाता है कि जब भी जो है कोई भी चीज मिलती है, ठीक है, दो जो है रिएक्टेंट मिलते हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी जो है क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। उसमें यौगिक में जो भी जो है तत्व या परमाणु इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने जो है द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जैसे जो है हमने कह दिया H2O है, तो H2O में जो है हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास जो है कितना होगा, 1 हो जाएगा, और जो है ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है इनका जो है मास का द्रव्यमान का प्रोपोर्शन जहां भी देखोगे, ठीक है, जो द्रव्यमानों का अनुपात होगा वो कैसा होगा, एक जो है हाइड्रोजन का होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुणे 1 कर देंगे हम यहाँ पे, और जो है प्लस क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। इसका जो है कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 16, ये यानी कि 18 जो है टोटल H2O का जो है क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा इसका द्रव्यमान। लेकिन जो इसका जो रेशियो क्या होगा, 2 संबंधे 16 है ये, तो क्या हो जाएगा, 1 संबंधे जो है 8 हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि इसी जो है रेशियो में ये मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इसको सही कर लीजिएगा, प्राउस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि द्रव्यमान हमेशा जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में किसी भी जो है यौगिक में होता है। याद रखेंगे इसको, निश्चित अनुपात में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निरंतर अनुपात के नियम के अनुसार, जो हमारा निरंतर अनुपात यानी निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ जो है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, ये पहला जो है क्या कह रहा है कि अलग अलग तत्वों के पदार्थों में जो परमाणुओं में जो अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, रासायनिक पदार्थों में यौगिक बनाने के लिए परमाणु कम संख्या में संयोजित होते हैं, ये भी सही है। रासायनिक जो है द्रव्यमान में तत्व हमेशा द्रव्यमान में एक ही निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जो है हमेशा जो है क्या होता है, एक निश्चित द्रव्यमान तत्वों में जो है क्या होता है, द्रव्यमान जो है एक निश्चित अनुपात में जो है तत्व जो है क्या होते हैं, एक यौगिक जब बनाते हैं, कोई भी यौगिक बनता है तो उसमें जो तत्व जो है होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और वो भी द्रव्यमानों के। ठीक है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात तो निश्चित होता ही है, द्रव्यमान के आधार पर भी उनका अनुपात जो है हमेशा निश्चित रहेगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये इसका आंसर जो है क्या होगा, इसके अनुसार जो है कौन सा सही होना चाहिए, ये आपका सी आंसर जो है क्या, सी ऑप्शन जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि हमेशा जो है, एक मिनट, ये हमेशा जो है क्या होता है, सी जो है क्या होता है, एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में जो है कोई भी यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित, कौन सा नियम है? डाल्टन का सिद्धांत किस जो है फिनोमिना पे, किस जो है नियम पे आधारित था? ठीक है, पहला है अनुपात, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो या प्रोपोर्शन का नियम, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम, संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और द्रव्यमान संरक्षण यानी मास कंजर्वेशन का। तो याद रखेंगे कि ये एक केमिकल संयोजन यानी रासायनिक संयोजन का नियम था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने जो है लगभग 1808 में जो है अपना जो है एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु का सिद्धांत दिया था, परमाणु जो है शब्द को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। तो ये याद रखेंगे कि परमाणुओं के बारे में बताया था कि अलग अलग तत्व अलग अलग तरीके के परमाणु रखते हैं, एक तत्व दूसरे का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है, और भी बाकी चीज़ की परमाणु जो है किसी तत्व का इनडिस्क्रिमिनेबल पार्ट होता है, मतलब जो है उसको और छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता था। ये सब ड्रॉबैक थे इनके, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का जो है के नियम पर आधारित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? इनमें से कौन जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? ठीक है, जैसे क्या कर रहा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु में विभिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, अब डाल्टन ने ऐसा बताया था। परमाणु यौगिकों के निर्माण के लिए छोटे पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, एक संबंध दो जैसे जल में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन के बीच। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में नहीं बनाया जाता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी सही है। परमाणु अदृश्य होते हैं, और परमाणु जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है भाग तो लेते हैं लेकिन उनका स्वरूप नहीं बदलता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, परमाणु जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन उनका स्वरूप नहीं बदलता या मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। यह भी जो है ये सारी चीजें हैं। तो सबसे गलत क्या हो गया इसमें, ये हो गया सभी पदार्थ छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। सभी पदार्थ जो छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें अणु नहीं क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एटम कहते हैं उसको, याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन डी इसमें जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसके आधार पर। अगले पे आते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा कथन द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिणाम है, यानी कि आफ्टर मेथड द्रव्यमान संरक्षण का रिजल्ट क्या है? विच ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ। ठीक है, याद रखेंगे कि ये जो है क्या कहता है, अदृश्य जो है कणों को किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित या नष्ट नहीं किया जा सकता। यही उन्होंने बताया था कि कोई भी कण हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनचेंजेबल होते हैं। ना तो उनके द्रव्यमान को जो भी परमाणु होते हैं उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही जो भी चीज़ें भाग ले रही हैं उनके द्रव्यमान में कोई कमी आती है या अधिकता आती है। ना ही द्रव्यमान को उसमें बढ़ाया जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है। जो जितना जो है रिएक्टेंट का द्रव्यमान होगा उतना ही प्रोडक्ट का द्रव्यमान होगा, जितना भी अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद जो है का भी द्रव्यमान होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? ठीक है, किसने ये बताया था कि हर तत्व जो है अलग अलग परमाणु द्रव्यमान रखते हैं, या हर तत्व के परमाणु में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? यह बात किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने बताई थी, याद रखेंगे, जॉन डाल्टन ने बताई थी। और इनका एक फेमस एटॉमिक थ्योरी था। आज के दौर में जो है लगभग कुछ चीज़ें उसमें से जो है क्या है, गलत हैं, लेकिन सबसे पहले जो है जो एक कॉन्सेप्ट था एटॉमिक थ्योरी की तरफ सोचने का, सबसे पहले दिया था, इसीलिए इनका बहुत बड़ा जो है केमिस्ट्री में योगदान है। परमाणु रासायनिक रूप से संयोजित हो जाते हैं, किससे हो जाते हैं, संयोजित होकर क्या बनाते हैं, ये तत्व बनाते हैं, तत्व और मिश्र धातु दोनों बनाते हैं। मिश्र धातु बनाते हैं यानी कि एलॉयज बनाते हैं, एलिमेंट, बोथ एलिमेंट एंड एलॉयज, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं ये। ठीक है, अणु इज नथिंग,
इन केमिस्ट्री, बट ओनली ए यूनिट। ये क्या है केमिस्ट्री में, एक क्या होता है, इकाई होती है किसी भी चीज को बताने की। जैसे हमने कह दिया कि ये जो है क्या है, ये भी एक अणु है, ठीक है, और यह भी एक अणु है, ठीक है। ये किसका अणु है, ये तत्व का अणु है, ठीक है। दो समान प्रकार के जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं, ठीक है। जो अलग अलग असमान प्रकार के परमाणु दो या दो से अधिक मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, चाहे द्रव्यमान चाहे जो परमाणुओं की संख्या कह लीजिए, तो एक निश्चित अनुपात में दो अलग अलग जब परमाणु मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। यह एक यौगिक का अणु है, कंपाउंड का यौगिक अणु है, और ये एक एलिमेंट यानी तत्व का अणु है। तो अणु जो है किसी भी चीज को जो है क्या कहते हैं, एक इकाई होती है। तो जब भी जो है परमाणु रासायनिक रूप से संयोजित होंगे तो वो या तो तत्व बनाएंगे या तो यौगिक बनाएंगे, और दोनों ही अणु होते हैं। तो ये याद रखेंगे, और दोनों ही के दोनों जो है क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है, मिश्रण नहीं होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, मिश्रण जो है बाकी सारे होते हैं, तत्व और यौगिक प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में एक साथ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलने पर क्या बना सकते हैं। इसमें से अणु, मिश्र धातु, तत्व, आयन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एलॉय, एलिमेंट, आयन, ठीक जो है क्या है, अभी बताया गया है कि जब तत्व जो है आपस में मिलते हैं तो या तो जो है क्या बनाते हैं, या तो यौगिक बनाएंगे या तो जो है तत्व बनाएंगे। तो जो है दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। दोनों को ही अणु हम कह सकते हैं, और ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है। पदार्थों को मैटर को दो भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। आगे चलते हैं, तांबे के सल्फेट के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने अणु पानी के मौजूद होते हैं, ठीक है। तो CuSO4 ठीक है, 4 + 5H2O, ये इसका वो होता है कॉपर सल्फेट, नीले कलर का एक जो है विलयन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल मिट्टी का तेल जो होता है कैरोसिन ऑयल उसकी तरह दिखाई देता है, ठीक। CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के अनुपात का द्रव्यमान के आधार पर है, ठीक है। तो कैल्शियम और ऑक्साइड का अनुपात का द्रव्यमान के आधार पर जो अनुपात है कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का, वो क्या होगा, अभी बताया है कि कैल्शियम का जो है द्रव्यमान कितना होगा, एटॉमिक वेट जो होगा वो आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोनों का अनुपात लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन का पूछा है ना, तो उसी रेशियो में रहेगा। पहले कैल्शियम का 40 और रेशियो क्या है 16, ठीक है। काट देंगे दोनों को तो 8 × 25 = 40, और जो है रेशियो 8 दूना के 16, ये दोनों जो है 16, ठीक है। तो 5:2 जो है 2 आपका जो है ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कुछ जो है जल्द याद कर लो, जैसे कैल्शियम का है 40 हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो है 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का जो है 35 हो जाएगा, ठीक है। और जो है और क्या बचा, नाइट्रोजन का जो है, सोडियम का जो है क्या हो जाएगा, ये जो है 22 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम का जो है कितना हो जाता है 39 हो जाता है। तो ये दो चार याद कर लो बस, इससे ज़्यादा जो है एग्जाम में नहीं, मतलब नहीं आने, इन्हीं में सारे जो है कंपाउंड आपके जो है बेसिक जो इधर उधर के कंपाउंड है बन जाते हैं। क्लोरीन का जो है 34 वगैरह, क्लोरीन का 35 है, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना, इतने में ही आ जाएगा आपका लगभग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात में मौजूद होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जल में किस अनुपात में मौजूद होता है, ठीक है। तो जल एक बढ़ा लीजिएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन विच प्रोपोर्शन बाय मास इन वाटर कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, इन, ठीक है, वाटर कर लीजिएगा। तो जल में जो है हाइड्रोजन दो, यहाँ पे 2 एटॉमिक जो है रेशियो क्या होता है 2:1 के रेशियो में होता है, 2 संबंध 1 के रेशियो में, ठीक है। हाइड्रोजन का अभी बताया गया है कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। और जो है ऑक्सीजन का कितना होता है, जो है परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, ये 16 होता है, ठीक है। अब जो है इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 कर देंगे, ठीक है। और
रेशियो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो ठीक है, तो 2 संबंधे 16 हो जाएगा, काट देंगे यानी कि 1 संबंधे 8 का हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व में प्रतीक में 2 अक्षर होते हैं? कौन से तत्व में जो है 2 अक्षर पाए जाते हैं उसके सिंबल में? जल्दी से बताएंगे। कार्बन, आयोडीन, आयरन, फ्लोराइड। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? कार्बन में जो है सी होता है, आयोडीन का जो है आई होता है, ठीक है, लोहा का एफ होता है, ठीक है, फ्लोरीन का एफ होता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक ही है, याद रखेंगे, इसको फेरस कहते हैं या आयरन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्व के प्रतीकों को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो कुछ तत्व आप देखते होंगे बिल्कुल उसका पहला अक्षर ले लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप कहोगे कि सोडियम में सर Na है, तो इसका जो है ये लैटिन नाम नाइट्रेनियम होता है। क्या होता है? नाइट्रेनियम, उससे Na लिया गया है। बाकी जो है लगभग तत्वों के पहले या दूसरे अक्षर को लेके उसका जो है सिंबल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बर्जीलियस ने इसको दिया था, इस बात को जो है बर्जीलियस ने बताया कि पहले और दूसरे अक्षर को प्रयोग करके हम उसके जो है सिंबल को बना सकते हैं, प्रतीकों को बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर है? ठीक है, कॉपर का Cu होता है, कार्बन का C होता है, तो यही हो जाएगा, केवल 1 अक्षर इसमें होता है। क्लोरीन का Cl होगा और कैल्शियम का Ca, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, और कॉपर का Cu, ठीक है। तो ये केवल जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं, ठीक है, दिए गए प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो है ये सिंबल जो दिया गया है आपका, ये किस तत्व के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो ये जो है आप जान जाइए कि बिल्कुल सिंपलेस्ट एटम जो है क्या था? हाइड्रोजन था। एक जो है इसमें ऑर्बिट है दिखाया गया, और इसके अंदर जो है क्या, एक न्यूक्लियस दिखाया गया है, और न्यूक्लियस और जो है इसको न्यूट्रली दिखाया गया है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जो है हाइड्रोजन का जो है एक सिंबल है, ठीक है। इस तरीके से भी पहले सिंबल दिखाया जाता था, जब जो है प्रतीक पहले और दूसरे अक्षर को लेकर नहीं बनाया जा सकता था। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या विद्युत धनात्मक है? इनमें से कौन जो है विद्युत धनात्मक है? तो सीधा सीधा जो है धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं? विद्युत धनात्मक। ध से धातु, ध से धनात्मक। याद रखेंगे, धातुओं की परिभाषा ही है कि धातुएं सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। सोडियम में जो है कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में अगर हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम सोडियम कर लें इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये त्यागता है तो इसके अंदर जो है 11 प्रोटॉन धन आवेश तो होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से ऋण आवेश जो है 10 ही रह जाते हैं। तो एक जो है धन आवेश क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये क्या बना देता है? एक एक्स्ट्रा धन आवेश इस पर दिखाना पड़ता है। जो अधिकांश धन आवेश है उसको दिखाना पड़ता है। तो धातुएं सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल कर और धन आयन बनाती हैं। ये याद रखेंगे, धातुएं जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं, और क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती हैं। साथ ही साथ जो है इनके जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं? क्षारीय जो है उनके विलयन जो है क्षारीय घोल बनाते हैं, ठीक है, एल्कलाइन घोल बनाते हैं। याद रखेंगे, बेसिक। तो धातुएं हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मेटल्स, इसमें सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। एक धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का मार्ग क्या होता है? किसी धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का मार्ग जो होता है वो क्या होता है? वक्राकार होता है, ठीक है। कैसे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वक्राकार पाथ में जो है क्या, इसको जो है हाफ हेडेड एरो से दिखाया जाता है, वक्राकार होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जो है ये कर्व हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धातुओं के कौन से गुणों के कारण जो है यह चादर बनाने में आसानी प्रकट होती है, या सॉरी कौन सा जो है गुण के कारण जो है ये चादर के रूप में जो है बनाई जा सकती है? सीधी सीधी बात है, मैलिएबिलिटी है, चालकता है, नमनीय है, और अनुनाद है, ठीक है। नमनीय को जो है इसको जो है तन्यता कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? तन्यता। हिंदी में क्या कहते हैं? तन्यता,
ठीक है, नमनीय को। मैलिएबिलिटी को जो है क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक, तो आघात वर्धनीयता का गुण जो होता है मैलिएबिलिटी का, जब हम देखेंगे क्या क्या होता है कि किसी चीज को हथौड़े से पीटा जाता है तो या तो वो टूट जाता है, या तो वो जो है क्या होता है, चोट से जो एनर्जी जब हम उसको दे रहे हैं उससे वो फैलता जाता है, पसरता जाता है, अपने शेप को जो है चेंज करता जाता है। तो ये गुण क्या कहलाता है, मैलिएबिलिटी, जो अपने शेप को चेंज करता है, जो बिल्कुल ब्रिटल नहीं होता है, मारने पे टूट नहीं जाता, बल्कि जो है अपने आकार में परिवर्तन ले आता है, उसको हम मैलिएबल कहते हैं या आघात वर्धनीय कहते हैं। तो धातुओं का यह गुण होता है, उसमें उसको खींच के तार के रूप में बनाया जा सकता है, जिसको तन्यता का गुण कहते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी कहते हैं, या फिर जो है आघात वर्धनीयता का गुण भी पाया जाता है, उसको पीट पीट के चादर के रूप में बदला जा सकता है। तो ये इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु के बारे में गलत है, इनमें से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेटल्स, दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। ये जो है क्या होती हैं, तन्य और जो है आघात वर्धनीय होती हैं, हिंदी में सही कर लेंगे। ठीक है, बताया जा चुका है, वे गर्मी और बिजली के संवाहक होते हैं, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जो है क्या, हीट, ताप और जो है इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत धारा के सुचालक होती हैं। उनके पास उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, ये विद्युत रूप से ऋणात्मक होती हैं। तो ये जो है क्या होती हैं, अभी बताया गया कि ध से धातु, ध से धनात्मक, और ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो धातुएं हमेशा जो है विद्युत धनात्मक गुण प्रदर्शित करती हैं और अधातुएं ऋणात्मक। तो ये पॉइंट जो है इसमें गलत है, तो यही जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गलत पॉइंट इसमें यही है। आगे चलते हैं। निम्न में से क्या गैर धातुओं की भौतिक संपत्ति नहीं है। ठीक है, नॉन मेटल्स की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। अधातुओं की एक प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी नहीं है, ओनली इन ए सॉलिड स्टेट, क्या है, केवल ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो नहीं, अधातुएं जो होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, और इसीलिए यह कथन जो है अधातुओं के बारे में क्या हो जाएगा, पहला ही कथन गलत हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा ही है कि कौन सा जो है इनका गुण नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो है ये क्या होंगी, मैलिएबल, डक्टाइल, गर्मी और बिजली के कुचालक होते हैं, सही है। कम गलनांक होता है और क्वथनांक होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अभी अभी बताया गया है कि अधातुएं जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो ये याद रखेंगे, कुछ धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं द्रव अवस्था में, कुछ अधातुएं जो है क्या होती हैं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, कुछ ठोस में, कुछ द्रव में और कुछ गैस में। याद रखेंगे कि अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेंगे, सी ऑप्शन, नॉन मेटल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन जो है धातुओं के संबंध में गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल इज इनकरेक्ट। ठीक है, सभी धातुएं चमकते हुए और पॉलिश किए जाते, क्या है, सभी धातु चमकते हैं और पॉलिश किए जा सकते हैं। मतलब जो है सभी धातुओं के में एक चमक होती है और उनको पॉलिश की जा सकती है। सभी धातुएं पारा को छोड़कर तरल और मुलायम होती हैं, नहीं। सभी धातुएं जो है क्या होती है, ठोस होती हैं और कठोर होती हैं। पारा को छोड़कर, पारा जो है क्या होता है, मरकरी जो है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कमरे के तापमान पे या द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, यही जो है इसके संबंध में क्या होगा, गलत कथन होगा। बाकी कथन जो है क्या है, सभी धातुएं चमकते पॉलिश करते हैं, सही है। सभी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, ये भी सही है। सभी धातुएं मैलिएबल होती हैं, यानी कि पीट के चादर के रूप में या खींच के इनको तार के रूप में बनाया जा सकता है। तो आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण भी होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल। ठीक है, तो सबसे अधिक तन्य जो है होता है, क्या होता है, सोना होता है, उसके बाद चांदी होता है। ये और भी सीरीज है इसकी। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो है क्या हो जाएगा,
सिल्वर का हो जाएगा Ag का, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, Ag का हो जाएगा। सबसे तन्य धातु का, इसमें भी जो है क्या है, डक्टिलिटी, यानी कि किसको खींच के तार के रूप में बदला जा सकता है, तो ये भी पूछा है। फिर इसमें जो है क्या है, Au है, Ag है, सिल्वर। तो Ag से ज़्यादा जो है तन्यता का गुण जो है किस में पाया जाता है, गोल्ड में पाया जाता है, यानी सोने में पाया जाता है, याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। धातु का गुण जो है मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इसकी सतह चमकदार है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच सरफेस इज शाइनी, मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मैलिएबिलिटी है, ठीक है। आघातवर्धनीयता, इसको सही कर लेंगे, ये गलत लिखा है, आघातवर्धनीयता नियता, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। कठोरता, लचीलापन, धातुई चमक, तो इसमें जो है धातु का गुण जो है कठोर भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज, ठीक है। सरफेस शाइनी जो होता है, इसकी सतह जो चमकीली होती है, वो किसके वजह से होती है, धातुई चमक के कारण। तो ये याद रखेंगे। मेटल्स जो है लस्टर जो गुण होता है, लस्ट्रेशन का जो इनका गुण होता है, उससे जो है इनकी चमक, सतह की जो परत होती है वो चमकती रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धातुओं के गुण जो उन्हें चपटा कर सकते हैं, मैलिएबिलिटी कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिएबिलिटी का एक उदाहरण नहीं है, यानी कि आघातवर्धनीयता का गुण जो होता है उनको पीट पीट के चपटा किया जा सकता है, और इनमें से आघातवर्धनीयता का गुण जो है कौन नहीं है, ठीक है। लिथियम पन्नी, जो लिथियम फॉयल होता है, इंडियम फॉयल, इंडियम की पन्नी, सोने की चादर, ठीक है, गोल्ड फॉयल और सिल्वर फॉयल जो हम यूज करते हैं, तो इसमें जो है इंडियम हो जाएगा। इंडियम की जो पन्नी होती है, वो इंडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है, एक तरीके का। तो ये याद रखेंगे, ये जो है आघातवर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अभी बताया गया है कि जितने भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं उनका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है, ठीक है। जब उनको जल में जो है घोल देते हैं तो वो भस्म बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, तो बेसिक हो जाएगा। आमतौर पर धातुओं के ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो क्षारीय जो है विलयन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्षारीय हो जाएगा। धातु कमरे के ताप पर तरल है, कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर तरल होती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही आम क्वेश्चन है, और अभी बताया भी गया है कि जो पारा होता है, Hg जो होता है, ये क्या होता है, ये एक तरीके का जो है धातु है जो कमरे के ताप पर भी जो है तरल अवस्था में होता है, रूम टेम्परेचर पे भी जो है लिक्विड स्टेट में होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहीं के साथ जो है ये लेक्चर जो है समाप्त होता है, ठीक है। इसमें जो है और क्वेश्चन नहीं बचते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है अगले लेक्चर में आते हैं हम, और भी जो है अच्छे प्रश्नों के साथ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ होली। जय हिंद, जय भारत।